हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट आरा आप तमाम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले चारों वीडियो अच्छे से देखे होंगे और जिन बच्चों ने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं या फिर जिनको लेट से जानकारी प्राप्त हुआ वो पूरा चारों वीडियो पीछे से देखिए आप लोग। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बोर्ड पे लिखा हुआ कम आपको दिखाई दे रहा था, तो आप लोग 10 मिनट पहले वीडियो भगा करके और बोर्ड पे जो भी लिखा है उसको नोट कर लीजिएगा। और पहले आप 10 मिनट बढ़ा करके 11, 12, 13 मिनट तक का नोट कर लीजिएगा और उसके बाद से फिर से शुरू से आप लोग सुनिएगा। तो ध्यान रहे इस बात का। मैं फिर लास्ट वीडियो जब लास्ट करूँगा तो उस समय भी मैं आपको रिमाइंड कराऊँगा ये बात कि पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें आप लोगों को शुरू का 11 मिनट लगभग आगे बढ़ा करके और उस समय बोर्ड पूरा क्लियर दिख रहा है, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर शुरू से आप वीडियो देखिए तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, समझ में आएगा। वो लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसको आज मैं पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा 5वां लेक्चर है और अभी तक हमने हिंदी मीडियम का 4 लेक्चर बनाया है। तो पहले के चारों लेक्चर में आप लोगों को मैंने सब कुछ पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था? विलयन पढ़ा दिया था, विलयन कितने प्रकार का होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का बताया था मैंने। ठोस विलयन 3 तरह का, द्रव विलयन 3 तरह का और गैस विलयन 3 तरह का। इसके बाद मैंने बताया था सांद्रण क्या होता है, सांद्रण कितने प्रकार का होता है, सांद्रण को मतलब कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो उसको मैंने सांद्रण के विभिन्न पद बोला था, वो हमारा हो गया था। सांद्रण के विभिन्न पद में बहुत सारा चीज़ पढ़ाया था मैंने। प्रतिशत द्रव्यमान, प्रति आयतन, प्रतिशत आयतन, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति बिलियन। तो बहुत सारा चीज़ मैंने पढ़ाया था। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो बात ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने डाउट को भेजिए या फ़ोन करके पूछिए आप लोग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उसके बाद मैंने विलेयता पढ़ाया था। विलेयता क्या होता है? विलेयता के बाद मैंने बताया था कि ये ठोस की द्रव में विलेयता बताया था, गैस की द्रव में विलेयता बताया था। उसी क्रम में हेनरी का नियम बताया था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। और उसके बाद हेनरी का नियम करने के लास्ट बाद में उसका हम लोग कुछ यहाँ बच गया था, कुछ टॉपिक हेनरी के नियम में, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2-2 मार्क्स के लिए। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और याद कर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएँ। तो देखो बाबू, हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएँ थी, मतलब हेनरी का नियम क्या हर जगह लागू होता है या फिर कहीं लागू होता है, कहीं फेल कर जाता है। तो अब ये हम देखने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये नियम फेल करता है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि ये आदर्श गैसों के लिए लागू होता है। याद रखना, मैंने 11th में पढ़ाया था कि गैसें 2 तरह की होती हैं, एक आदर्श गैस होती है और एक वास्तविक गैस होती है। तो ये वास्तविक गैसों में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ लागू होता है? तो ये आदर्श गैस के लिए, यानी 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट कीजिए 1 मार्क्स के लिए। यह किस तरह के गैसों के लिए लागू होता है? तो ये 1 मार्क्स का आपका हो गया, यह आदर्श गैसों के लिए लागू होता है। इसके बाद याद रखना कि दाब ज़्यादा ना हो। अगर दाब ज़्यादा होगा तो वहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। मतलब दाब समूह अगर अधिक ना होगा तो हेनरी का नियम फेल कर जाएगा। मतलब आपको दाब अच्छा खासा रखना पड़ेगा। ताप बहुत कम ना हो, अगर ताप कम हुआ तो फिर हेनरी का नियम फेल कर जाएगा। यानी तापमान ज़्यादा चाहिए और दाब समूह अधिक ना हो, मतलब अगर अधिक हुआ तो फिर हेनरी का नियम फेल कर जाएगा। तो ताप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, दाब भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद विलयन अगर तनु हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी डाल दिया है विलयन में, तो फिर आपका हेनरी का नियम ये लागू नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट आप बिल्कुल याद कर जाइए कि हेनरी का नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, हेनरी का नियम कहाँ कहाँ फेल करता है, ठीक है। गैस की विलायक में विलेयता बहुत कम हो तो उस समय में भी हेनरी का नियम नहीं लागू हो सकता है।
अगर गैस बहुत कम घुल रहा है तो फिर वहाँ पे बात ही नहीं कर पाएंगे। बहुत कम करने का मतलब 5.8 गुना 10⁻³ ग्राम, या मान लो कि उतना केजी भी ले लेते हो तो 5.8 × 10⁻³ केजी अगर आप करते हो, और वो एक केजी वाटर है तो उसके रिस्पेक्ट में ये काफ़ी कम है। 1 किलो पानी में मान लो इतना ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो उतना कम घुलेगा ना, तो वहाँ पे ये हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, यानी ठीक ठाक घुलना चाहिए। गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर गैस विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ये हेनरी का नियम फेल कर जाता है, अगर रिएक्शन कर गया तो। और विलायक में घुलकर गैस का संयोजन या वियोजन नहीं होता है। ये हेनरी का नियम बोलता है कि विलायक में घुलकर कभी भी गैस का संयोजन या वियोजन नहीं होता है। अगर हो गया तो फिर हेनरी का नियम यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर विलायक में घुला गैस और वो टूट गया, संयोजित या जुड़ गया, संयोजित हुआ या वियोजित हो गया, तो ये आपका हेनरी का नियम यहाँ पे फेल कर जाएगा। तो हेनरी के नियम की ये सीमाएं थी, आप याद कर जाइए इसको, 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेनरी का नियम क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कुछ 2-4 पॉइंट मैंने बताया है आप लोगों को, ये नोट्स कर लीजिए और इसको याद कर जाइए, इसमें कुछ है नहीं। ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए मैं पहले ही इसको बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को उतारने में भी आसान रहे और जल्दी से हमारा टॉपिक भी कवर होगा। तो देखिए, शीतल पेय पदार्थ में हम लोग हेनरी का नियम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो शीतल पेय पदार्थों को अत्यधिक ठंडा करने के लिए उनमें उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है। तो याद रखिएगा कि उच्च दाब करके और उसमें हम लोग CO2 गैस को भरते हैं। शीतल पेय पदार्थ को, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं ना, उसको और ज़्यादा ठंडा करना है तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें उच्च दाब पर CO2 गैस भर देते हैं। ये हेनरी के नियम से है। पानी तथा सब्जी में बदबू आने पर उसमें घुली हुई गैस बाहर निकल जाती है। तो याद रखना कि पानी और सब्जी में अगर बदबू आने लगा तो उसमें धीरे धीरे जो गैस लगा हुआ है वो गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। तो जितना गैस उसमें घुला हुआ होगा उतना ही गैस सारा का सारा लगभग बाहर निकलते जाएगा। तो ये हेनरी के नियम को पालन कर रहा है। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में सोचने समझने की शक्ति बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ वायु दाब कम होता है, तो याद रखना। और उसके चलते शरीर में O2 की मात्रा कम हो जाती है, मतलब उतना हवा वहाँ पे घुल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे ऑक्सीजन उतना हवा में घुल ही नहीं सकता है, इसीलिए हवा क्या है, 1 विलियन है और हवा विलियन है और उसमें क्या मिला हुआ है, तो ऑक्सीजन गैस मिला हुआ है। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा बहुत कम होती है अगर आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो उनके शरीर में O2 की मात्रा बहुत कम हो जाती है, वहाँ वायु दाब जो होता है कम हो जाता है, और इस रोग को एनॉक्सिया भी कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। गहरे समुद्र में गोताखोरों के इस्तेमाल करने वाले यंत्र में जब ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी हो जाती है तो O2 को हीलियम के साथ मिश्रित कर दिया जाता है। O2 के साथ हीलियम को जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद उसको हम लोग गोताखोरों तक पहुंचा देते हैं ताकि उन्हें वहां कठिनाई ना हो। तो अब इन गैसों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो गैस का आंशिक दाब बढ़ जाएगा। जो आंशिक दाब में कमी हो रहा था वो आंशिक दाब बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद अब जो है उनको आसानी से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था बाबू, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आप बस याद कर जाइए हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएँ हैं और हेनरी का नियम का क्या क्या हमारे ज़िंदगी में उपयोग है, क्यों हम लोग हेनरी का नियम देखते हैं। तो याद कर जाइएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, इस न्यूमेरिकल को कीजिए। हेनरी लॉ पे एक ये न्यूमेरिकल है, मैंने दिया हुआ है आपको। तो हेनरी लॉ से आपको एक रिलेशन पता है, फार्मूला कि H = P/X। इसको सॉल्व कीजिए, इस फार्मूला पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कि H = P/X। अब मैंने आपको बोला था हेनरी के नियम में कि यहाँ विलेयता को मोल अंश माना जाता है।
जिनको नहीं पता है लिख लीजिएगा। विलेयता को क्या माना जाता है? विलेयता को मूल अंश माना जाता है। मूल अंश माना जाता है। चलिए, तो अब बताइए इसका मतलब मूल अंश जो हुआ x का मान वो हो गया आपका 0.198। अच्छा एक बात बताओ, सड़े हुए अंडे वाली गैस H2S, तो यहाँ विलेय कौन है? तो विलेय यहाँ पे H2S है। विलायक कौन है? तो विलायक यहाँ पे आपका जल है। अच्छा, ये जो विलेयता दिया है ये किसका दिया है? गैस का। और तो यानी यहाँ ये मूल अंश किसका हुआ? ये विलेय में कौन? H2S का मूल अंश है। H2S का मूल अंश है, समझ गए? और ये है आपका 0.198। तो अब आपको पता करना है कि विलायक का मूल अंश क्या होगा। तो एक बात बताओ, तो हेनरी का स्थिरांक क्या है? आपको तो एक ये KH निकालना है, तो KH बराबर P/X होगा। तो आप KH बराबर P/X कैसे निकाल सकते हो? बोलिए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मूल अंश आप कैसे निकाल सकते हो। तो मूल आपको पता होना चाहिए। एक का मूल तो आपको पता है कि 0.198 है। इसका विलेय का मूल अंश देने का मतलब आप समझ सकते हो कि विलेय का मूल है ये किसका मूल है? तो विलेय का मूल। और विलेय का मूल कितना होता है जी? 0.198 होता है। ठीक है। अब विलायक के रूप में जल है, तो विलायक का मोल कितना होगा बताइए? तो विलायक का मोल बाबू मैंने याद करवाया था आपको कि अगर H2O होता है तो इसका मोलरता 55.5 होता है। याद कर जाइए इसको, ये बार बार काम आएगा आपका। अब ये 1 kg में इसका घुला हुआ मोल होता है। ठीक है, 1 kg में कितना घुला हुआ है। तो विलायक का मोल ऐसे भी आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है ना तो डायरेक्ट आप इतना ले सकते हो, क्योंकि ये मोलरता होता है। ये जल का मोलरता, और जल में भी कौन सा जल? शुद्ध जल की मोलरता, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो, मोलरता बोले या मोल बोले क्या है, बात बराबर है। तो आप मोल अंश कैसे निकाल सकते हो? तो मोल अंश निकालना है अगर, तो देखो कैसे करेंगे। तो विलेय का मूल अंश, विलेय का मोल अंश इक्वल टू विलेय का मोल बटा में विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। और ये होगा आपका किसके बराबर? तो ये आपका होगा, बताइए विलेय का मोल कितना? 0.198 अपॉन में 0.198 प्लस 55.5। सॉल्व कीजिए इसको। तो ये आ जाएगा, ये 0.198 तो ऊपर में आ जाएगा। इसको जोड़ के बताओ लोग। ये आ जाता है 55.698। अगर इसको खाली 55 मान ले तो 55.198 कर लो, थोड़ा इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद पॉइंट हट जाएगा। तो अब ये क्या बचा? ऊपर में 198 और बटा में 55,198। चलिए बनाइए। मतलब ये आ जाता है 0.003535। अब KH बराबर P/X, KH निकालना है आपको। तो KH बराबर P कितना मानिएगा? तो P का मान 1 ATM मान लीजिए, और X का मान वहाँ से 0.0035। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 10,000 हो जाएगा। और 10,000 बटा में कितना हो जाएगा? 35। 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 2,000 बटा में 7 हो जाएगा। 2,000 बटा में 7 नोट कीजिए।
चलो तो नोट कर लो इसको। देखिए तो यहाँ से एक बार और क्वेश्चन को मैं जल्दी से समझा दे रहा हूँ, 2 मिनट में, फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। सड़े हुए अंडे वाली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण में काम आती है। ये H2S जो है वो गुणात्मक विश्लेषण में काम आती है। तो इसकी जल में विलेयता 0.198 है। तो हेनरी का स्थिरांक क्या है? तो KH बराबर P/X करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ विलेय H2S है, ये पता चल गया। विलायक जल है, ये भी पता चल गया। विलेय का मोल अंश 0.198। यहाँ मोल अंश को हम लोग मोल मान करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जल को नहीं लिया जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। मोल अंश निकालने के लिए दोनों चीज़ों का जरूरत होता है, इसीलिए मैंने मोल अंश को मोल मान लिया है। तो यह ध्यान रखना कि विलेय का मोल इतना है, विलायक का मोल 55.5। याद रखिएगा, जब भी जल का अगर आपको ये निकालना हो मोलरता या मोल निकालना हो तो आप 55.5 ले सकते हो। ठीक है, याद रखना पड़ेगा ये 1-2 बात, तो ही आपका बनेगा। विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल बटा विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। अब देखो विलेय का मोल 0.198 बटा में 0.198 जोड़ 55.5। तो मैंने 55.5 को कुछ देर के लिए 55 मान लिया ताकि जोड़ने में आसान रहे। तो ये 55.198 करके छोड़ दिया और यहाँ पे 0.198। तो आप देख सकते हो पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा। और भाग देने पे 0.0035 आया। अब इसको रख दो यहाँ पे। अब ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि P का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, 1 ATM, क्योंकि हमारे वातावरण का जो दाब होता है वो 1 ATM होता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये ATM होगा 1 बटा में 0.0035। अब जब इसको भाग दोगे तो 285.61 आएगा। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है, आगे भी आ सकता है, नोट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है वाष्प दाब। तो चलो देखो जी, कैसे समझोगे इसको? तो वाष्प दाब को समझने के पहले आपको वाष्पीकरण समझना पड़ेगा। तो जरा आप लोग समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी खुला बर्तन है, किसी खुले बर्तन में आपने पानी ले लिया और आप पानी लेकर के उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो देखो जी, एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी किसी खुले बर्तन में आप पानी लेकर छोड़ोगे तो कुछ देर के बाद उसमें थोड़ा सा द्रव्यमान कम हो जाएगा। अगर बहुत देर आप छोड़ेंगे तो धीरे धीरे उसका द्रव्यमान कम लगातार होते जाएगा और एक ऐसा समय भी आएगा जब इसका सारा का सारा पानी भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यह पानी आखिर जा कहाँ रहा है? तो ये पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। मान लीजिए द्रव का नाम हम ए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये द्रव जो है ये क्या बन के बाहर निकल रहा है? तो वाष्प बन के निकल रहा है। तो ये द्रव था, लेकिन अभी ये क्या निकल रहा है? बन के, वाष्प बन के लगातार निकलते जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप वाष्पीकरण से क्या समझते हैं, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। या बोल सकते हो कि जल का स्वतः वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो लिख सकते हैं जल का स्वतः वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है।
देखो, तो अगर खुला बर्तन है और खुले बर्तन में द्रव है या मान लो कि जल है, तो ये जल धीरे धीरे वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है और इस घटना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने लिखवाया है डेफिनेशन आप लोगों को कि जल का स्वतः वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, सबसे बड़ा बात यह है, मन में आपके प्रश्न उठेगा कि यही वाला, ये सतह वाला ही क्यों बाहर निकल रहा है। तो देखिए, इसमें जल के बहुत सारे अणु हैं, लेकिन जो ऊपरी सतह पर हैं उन अणुओं की गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है और इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से ये अंदर के जो जल है, जल के अणु हैं, उनके आपस में जो आकर्षण का बल काम करता है, वो आकर्षण का बल ये तोड़ करके और फिर ये ऊपरी सतह पर चले जाते हैं और ऊपरी सतह पर जाने के बाद इनका ऊपर जाने का चाहत बढ़ जाता है और ये स्वतः ही वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी तरह याद रखिएगा आप लोग कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो जल का स्वतः वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, एक है द्रव की प्रकृति, एक है तापमान, एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है शुष्क हवा का गमन। तो बाबू देखो, आप लोग द्रव का ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला द्रव की प्रकृति कैसे निर्भर करेगा। तो द्रव की प्रकृति मतलब अगर जो आपने द्रव लिया है यहाँ पे, क्या वो द्रव ऊपर जाना चाहता है कि नहीं चाहता है। जैसे आप जल ले रहे हो और इथेनॉल ले रहे हो। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल होता है। तो अब दोनों में अगर आप तुलना करोगे तो जल के अणु कम जाना चाहते हैं और इथेनॉल के अणु ज़्यादा जल्दी जाना चाहते हैं। और इसका वजह यह है कि जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध मजबूत होता है और हाइड्रोजन आबंध मजबूत होने की वजह से उसके अणु को ऊपर जाने की चाहत कम होती है, जबकि इथेनॉल के अणुओं की चाहत जल के अणुओं से ज़्यादा होती है। यानी द्रव की प्रकृति क्या है, द्रव किस तरह का है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और बात आप कर सकते हो कि जैसे आपने लिया पानी, आपने लिया रसना और आपने लिया शहद। अब तीनों द्रव में से आपसे पूछा जाए कि किसका वाष्पीकरण का दर ज़्यादा होगा, तो बाबू आप लोग को साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि पानी, रसना और शहद, तीनों में देखोगे तो पानी के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसी की तरह से अगर रसना बनाने जाते हो तो रसना को आप जैसे ही पानी में डालते हो तो एक विलयन तैयार हो जाता है और पानी के अंदर जो भी जगह था वो रसना के अणुओं के द्वारा भर जाता है। तो पानी में खाली जगह था, अतः उसके अणु चाहे तो जल्दी जल्दी जा सकते हैं। रसना में क्या है कि अब जगह नहीं बचा है उतना, इस वजह से उसके अणु काफ़ी पास पास आ जाएंगे और वो वाष्पित होना नहीं चाहेगा। और इसी तरह से शहद को जब देखोगे तो और ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो इस वजह से ज़्यादा चिपचिपा और एकदम मैंने उनके अणुओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का बल काम करता है। उसके अणु एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते हैं, अतः उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा काफ़ी कम हो जाती है और वो अपने सतह को छोड़ करके बाहर कम जाने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बताने की आपको कोशिश किया कि द्रव की प्रकृति पर यह वाष्पीकरण किस तरह से निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि द्रव जो आपने लिया है, क्या वो द्रव वाष्प बनना चाहता है कि नहीं चाहता है, और अगर दूसरा द्रव है तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी चाहत क्या है। तो इस तरह से इस पर कुछ लिखवा नहीं सकते, आप लोग खुद समझदार हैं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा और वीडियो को देखिएगा। तापमान पे आप समझ सकते हो बाबू, अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान में लिख सकते हो कि तापमान जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। अब ज़रा समझो इस बात को, क्या कहना चाहते हैं। जैसे खुले धूप में आप रख दो, खुले धूप में इस बर्तन को आप रखिए। एक समय सुबह के टाइम में ये बर्तन खुला हुआ रखा था, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 12 बजा, बताओ कब ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकलेगा यहाँ से वाष्प बन के। तो आप देखेंगे कि 12 बजे दिन में जब काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है दोपहर के समय में, तो उस समय में ये जल ज़्यादा वाष्पित होने लगता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वाष्पीकरण की दर बढ़ते जाती है। या आप गैस पे भी खौलाते हो, कम आँच कर करके और पानी को गर्म कर रहे हो, और एक बार ज़्यादा आँच करके आपने पानी को गर्म किया, तो बताओ कब ज़्यादा पानी निकलेगा। तो जब ज़्यादा आप ताप करोगे, ज़्यादा आँच करोगे तब। इसका मतलब क्या है कि आप तापमान बढ़ा रहे हो
तो आप जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। सिंपल है एकदम। तीसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है। तो बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बहुत आसान है, कैसे दिमाग लगाइएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है, जैसे मान लो एक गिलास में पानी रखे हो और एक बाल्टी में पानी रखे हो, और एक गांव में बगुना बोला जाता है, बड़ा बड़ा बर्तन होता है। तो ये इतना बड़ा बर्तन है और एक बाल्टी का शेप इस तरह से होता है, एक गिलास है। तो आप बताइए कि किस में से वाष्पीकरण जल्दी होगा। तो जितना बड़ा बर्तन होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। तो वजह क्या है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो जिस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ से वाष्पीकरण का दर ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती होता है वाष्पीकरण के दर का। यानी आप लोग यहाँ से बाबू याद रखना कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा उसका वाष्पीकरण का दर ज़्यादा। और अगला पॉइंट है शुष्क हवा का गमन। अगर आप वाष्पीकरण कराना चाहते हैं तो जहाँ से भी आप चाहते हैं कि आपको वाष्प बनाना है, आप वहाँ से शुष्क हवा को पार करा दीजिए। अगर आपने वहाँ से शुष्क हवा को पार कराया तो वो जल के ऊपर का जो नमी है उस नमी को खींच लेता है। अब उस नमी को खींचता है तो ऊपर वाले अणु सब बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही ऊपर वाले अणु बाहर निकले तो नीचे से फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर वाले को बाहर खींचा, फिर नीचे से ऊपर आ जाएंगे। इस विधि से आप देखेंगे कि लगातार, जैसे कि आप सैलून में जाते होंगे और हेयर ड्रायर वहाँ पे यूज किया जाता है। जब आप हेयर स्पा करवाते हैं सैलून में, जो बच्चे कराए हैं या नहीं कराए हैं, आपको कभी मौका मिलता है तो आप कराइए, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि जब आप बाल हेयर स्पा करवाते हैं तो बाल धोया जाता है, तो बाल को सुखाने के लिए वहाँ पे हेयर ड्रायर यूज किया जाता है और उससे आपको हवा दिया जाता है, हर हवा दे करके उसके बाल के मॉइस्चर को खींच लिया जाता है। यानी धीरे धीरे करके वहाँ से नमी ख़त्म किया जाता है और आपका बाल लास्टली सूख जाता है। तो अगर आप शुष्क हवा डालेंगे ऊपर में तो शुष्क हवा के गमन से क्या होगा, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। यानी ये भी आप बोल सकते हो कि शुष्क हवा का गमन भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। तो इस तरह से इन बातों को आप लोग नोट करके लिख लोगे कॉपी में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये हम किस लिए बता रहे हैं आपको, तो हमको मेन बताना है आपको कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो खुले बर्तन की ये सारी घटनाएं हैं। खुले बर्तन में वाष्पीकरण की घटना होती है। अगर इसी के जगह हम एक बंद बर्तन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक बंद बर्तन ले लेते हैं और यहाँ पे आधे बर्तन में हम पानी रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो बताओ, जैसे मान लो कि ये सतह पर एक द्रव है, एक द्रव है, ठीक है। चलो अब पिछली बार में और इस बार में क्या फ़र्क है बाबू। तो एक बात बस याद रखिएगा कि खुले बर्तन में अगर आप छोड़ देते हो पानी तो धीरे धीरे करके उसका द्रव्यमान कम होते जाएगा। लेकिन अगर आप एक बंद बर्तन में, जैसे आप 1 लीटर का पानी खरीदते हो बिस्लेरी का, आप उसमें 2-4 घूंट पानी पी जाइए और उसके बाद उस पानी को छोड़ दीजिए। आप साल भर, 2 साल, 5 साल छोड़ दीजिए, उतना जितना पानी है ना, पानी उतना ही रहेगा। पानी के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। तो आप बोलेंगे क्या सर, तो मतलब वहाँ पे वाष्पीकरण नहीं हो रहा है क्या। बिल्कुल हो रहा है बाबू। तो वाष्पीकरण तो हो रहा है, अणु बाहर निकल भी रहा है, वाष्प बन भी रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है बोलो, तो वाष्प बन रहा है, ठीक है, वाष्प बन गया। तो ये वाष्प बन के क्या बाहर जा पाएगा, तो वाष्प बन के ये बर्तन से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद वापस ये नीचे आएगा। तो देखो, पहले वाष्पीकरण की घटना होगी और टकराने के बाद संघनन की घटना होती है। अब जरा संघनन को मैं समझाता हूँ। अब बाबू चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते किसी काम का ध्यान आ गया, आपने चाय रखा और एक प्लेट से आपने उसको ढक दिया। तो प्लेट से आप जैसे ही ढकते हो तो देखते होगे कि प्लेट के सतह पर कुछ वाष्प के कण बन जाते हैं और वाष्प का जो कण बनता है उस कण को आप जैसे ही उंगली से टच करते हैं वो पानी बन के गिर जाता है। या दूध गर्म करते समय दूध को तुम ढक करके चले जाते हो, कुछ देर के बाद आते हो तो दूध के वो ढक्कन के ऊपर में वाष्प के कुछ कण बन जाते हैं और उस कण को जैसे ही आप उंगली से टच करेंगे वो पानी बनकर गिर जाता है। इससे निष्कर्ष ये निकला
कि अगर आप उस पे अगर आप गैस को दाब लगाते हैं तो गैस पर दाब लगाने की वजह से वो गैस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। आप देखते होंगे कि उंगली से छुए और पानी बन के गिर गया, उंगली से छुए और पानी बन के गिर गया। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आपने दाब बढ़ाया तो वो वाष्प बनकर वो संघनित होकर के द्रव बन जाता है। यानी अगर दाब आप बढ़ाएंगे तो वो संघनित होकर के द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी गैस जो है वो द्रव में किस तरह परिवर्तित हो सकती हैं, तो उन पे दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से ये वाष्प बना और वाष्प बनने के बाद इस दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद फिर से वापस ये नीचे आएगा। तो देखिए ये आपका द्रव है और ये आपका वाष्प है। अब देखो द्रव का ऊपर जाने का प्रोसेस चल रहा है, द्रव का ऊपर जाने का प्रोसेस चल रहा है और वाष्प का नीचे आने का प्रोसेस चल रहा है। तो शुरू में क्या होगा कि वाष्पीकरण का दर तेज होगा, शुरू में वाष्प ज़्यादा बनेगा, वाष्पीकरण का दर ज़्यादा होगा, तो याद रखना। और बाद में संघनन का दर बढ़ेगा और वाष्पीकरण का दर घटेगा। एक ऐसा समय आएगा, मतलब साम्य अवस्था, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो साम्य अवस्था बोलते हैं। तो याद रखना कि साम्य अवस्था में वाष्पीकरण का दर, साम्य अवस्था में वाष्पीकरण का दर और बराबर संघनन का दर, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या मैंने बोला कि जैसे ही आप किसी बंद बर्तन में कोई द्रव लेते हैं और कुछ जगह उसमें खाली रहता है तो शुरू में ये द्रव के जो कण है वो वाष्प बनने लगेंगे और वाष्प बन करके ऊपर जाएंगे। और जैसे ही ये वाष्प बन के ऊपर गए और ऊपर जाकर के दीवार से टकराए तो टकराने के बाद फिर से ये संघनित हो गए और संघनित होकर के ये द्रव के रूप में परिवर्तित हो गए। तो बाबू ये वाष्पीकरण की घटना होने लगती है और फिर संघनन की घटना होने लगती है। तो याद रखना कि एक ऐसा समय आता है जिस समय में वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर दोनों आपस में बराबर होता है। उसी समय को हम लोग कहते हैं कौन सा अवस्था, साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर माने जिस समय वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर आपस में बराबर है, उस समय में इस वाष्प के द्वारा इस द्रव के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि साम्य अवस्था में वाष्पीकरण का दर बराबर संघनन का दर। और इसको शॉर्टकट में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा, वाष्प बोल सकते हो या जलवाष्प बोल सकते हो, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसका अभिक्रिया भी अगर चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखते हो अभिक्रिया, तो H2O लिक्विड द्रव और H2O गैस, ये दोनों अभिक्रिया साम्य में है। इसका मतलब ये हुआ बाबू, ये द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है और ये गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो आप लोगों को 11th में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक, और Kp बराबर आप लिख सकते हैं PH2O गैस, PH2O गैस, क्योंकि हम लोग द्रव को इसके साथ इसके सामने नहीं लिखते हैं। तो आप लोग को मेन इस कहानी में क्या क्या समझ में आया, वाष्प दाब क्या समझते हैं, मेन एक बात ही मेरे को समझाना था, बाकी कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना कि अगर बंद बर्तन है, मैं लिखवाऊंगा अभी, एक बंद बर्तन है, बंद बर्तन में यदि थोड़ा सा भी जगह खाली रहेगा तो शुरू में वाष्पीकरण की घटना होगी, फिर धीरे धीरे संघनन की घटना होगी, वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा और संघनन का दर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर क्या होगा कि वाष्पीकरण का दर घटेगा और संघनन का दर बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का दर आपस में बराबर होगा, और जिस समय में दोनों का दर आपस में बराबर होगा उसको हम लोग साम्य अवस्था बोलेंगे। और साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा
द्रव के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, कंठस्थ कर लीजिए, नोट कीजिए। तो वाष्प दाब हम लोग देख रहे थे। वाष्प दाब में आपको परिभाषा मैंने बता दिया। एक और परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है साम्य अवस्था में द्रव के अच्छा देखो ना, द्रव है, द्रव के सतह से ऊपर जा रहा है वाष्प, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। लेकिन वो कब दाब लगाया जा रहा है? साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अब देखो, दो चीज़ों का वाष्प दाब हम लोग को देखना है, एक विलायक का वाष्प दाब और एक विलयन का वाष्प दाब। तो बाबू, विलायक और विलयन में आपको अंतर समझ में आता है। खाली अगर लिक्विड लिए हैं, पानी लिए हैं, इसका मतलब वो विलायक है। और अगर उसमें कुछ मिला रहे हैं, मतलब विलयन तैयार कर रहे हैं, तो विलयन का वाष्प दाब अलग होगा और विलायक का वाष्प दाब अलग होगा। लेकिन एक चीज़ नोट करके आप लिख सकते हो कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होगा। विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है। विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बोलो? और इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा, विलायक के वाष्प दाब को P0 से सूचित करते हैं, लिख भी दे रहे हैं। विलायक के वाष्प दाब को हमेशा याद रखिएगा, आज के बाद काम करेगा। विलायक के वाष्प दाब को P0 से सूचित करते हैं, P0 से सूचित करते हैं, जबकि विलयन के वाष्प दाब को, वाष्प दाब को P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने सिलेबस में, जब तक मैं ये चैप्टर चला रहा हूँ, तब तक यहाँ पे ए को विलायक मानेंगे, ए को हमेशा विलायक मानेंगे, ए को हमेशा क्या मानेंगे? विलायक मानेंगे। और बी को विलेय मानेंगे, और बी को विलेय मानेंगे। और विलेय को बी मानेंगे। तो ये ध्यान रखेगा हमेशा आप लोग। तो देखो जी, तो विलायक का वाष्प दाब कितना? विलायक का वाष्प दाब, ये शुद्ध रूप में वाष्प दाब, विलायक का शुद्ध रूप में वाष्प दाब बराबर P0 A, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। नोट कीजिए। तो इस तरह से आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बताया आपको, ये आप लोग इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ठीक है। कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन से ज़्यादा होता है, और इसको हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो P0 माइनस P बोल सकते हो बाबू, P0 माइनस P। P0 किसका है वाष्प दाब? तो ये विलायक का वाष्प दाब। P किसका वाष्प दाब? तो ये विलयन का वाष्प दाब।
तो इसको हम लोग डेल्टा पी भी बोल सकते हैं, और डेल्टा पी को बोलेंगे ये वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का क्या बोलेंगे, बोलो, अवनमन। अब देखो जी, हम लोगों को मेन अब आगे देखना है विलयन का वाष्प दाब। तो प्रश्न ये उठता है कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा कि विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो मैंने जस्ट बताया कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और इसका वजह क्या है देखिए। अभी जस्ट इसके बाद मैं पिक्चर बना के भी दिखाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर विलायक है केवल, तो विलायक के अणु जो है वाष्प बन के ऊपर जा रहे हैं, लगातार सारे के सारे अणु वापस ऊपर जा रहे हैं, और वो सतह पर दाब लगाएंगे। तो केवल अगर विलायक के अणु होंगे तो उनके द्वारा वाष्प का दाब लगेगा, और अगर उसी में आपने विलेय मिला दिया तो जितने जगह पे विलायक अकेले रहते थे उतने जगह पे अब विलायक नहीं है, उनके साथ साथ विलेय भी आ गया है। अब विलेय मिलाने का दो तरीका है बाबू, एक बार अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे और एक बार वाष्पशील विलेय मिलाएंगे। अवाष्पशील विलेय कहने का मतलब उससे वेपर नहीं बनेगा, उससे वाष्प नहीं बनेगा, और अगर वाष्प नहीं बनेगा इसका मतलब वो वाष्प दाब नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस स्थिति में बात कुछ और हो गया, यानी जो विलेय बना, विलेय, उसके चलते कोई वाष्प दाब नहीं। तो वाष्प दाब किसकी वजह से, तो विलायक की वजह से। लेकिन वो जा करके जगह तो छेक रहा है ना, और अगर जगह छेका तो जितना वाष्प पहले बन सकता था उतना वाष्प तो अब नहीं बनेगा ना। इसका मतलब यह है कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज़्यादा और विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम। तो ठोस द्रव विलयन में याद रखिएगा हमेशा कि ठोस के चलते कोई वाष्प नहीं बनेगा और उसके चलते कोई वाष्प दाब नहीं होगा, केवल द्रव की वजह से होगा, और लेकिन टोटल वाष्प दाब घट जाएगा। अच्छा, इस स्थिति में भी अगर वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक दोनों वाष्पशील है, ठीक है, लेकिन एक बात सोचो कि शुरू में केवल विलायक था, तो जितना वाष्प बन रहा था वो सिर्फ उसकी वजह से बन रहा था। अब यहाँ पे दूसरा विलेय भी आ गया, अब विलेय कितना वाष्पशील है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा के लिए एक बात दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि विलायक का वाष्प दाब ही ज़्यादा होगा। अगर उसमें आप विलेय मिलाते हैं तो उसका कुल जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। यानी दोनों स्थितियों में विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा, और इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के लिए हो गया आपका। तो वाष्प दाब एक ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी और 2 नंबर के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, और वाष्प दाब का अवनमन भी। तो पूछा जाए कि वाष्प दाब का अवनमन से आप क्या समझते हो, तो आप बोल सकते हो कि जब किसी विलायक में किसी विलेय को मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और वाष्प दाब में इसी कमी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। और इसमें कुछ भी ऐसा बात नहीं बताया गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये याद कर जाइएगा कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, विलायक का वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो विलायक के जो भी वाष्प बनेंगे वो द्रव की सतह पर वे वाष्प दाब लगाएंगे, और उसी को हम लोग विलायक का वाष्प दाब कहेंगे। नोट कीजिए, आगे रावल का नियम देखेंगे हम। चलो, तो हम लोग एक एक करके दोनों तरह का विलयन देखेंगे। एक बार ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब निकालेंगे और एक बार द्रव विलयन का वाष्प दाब निकालेंगे। तो सबसे पहला जो ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब की बात है, तो नाम से बाबू समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय के रूप में ठोस हो लेकिन विलायक के रूप में द्रव हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग ठोस द्रव विलयन कहते हैं। तो आप लोग खुद समझिए कि ठोस द्रव विलयन में, जैसे मान लो पिक्चर बनाता हूँ मैं, मान लो कि जैसे ये है, ये एक बंद बर्तन है, बंद बर्तन, और बंद बर्तन में ए भी है और बी भी है। मैंने बोला था आपको कि बी को हम लोग विलेय मान के चलेंगे और ए को हम लोग विलायक मान के चलेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ सतह पे ए है, फिर ये बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। तो आपको पता है यहाँ पे जो भी वाष्प बनने वाला है वो वाष्प किसकी वजह से बनने वाला है, वो वाष्प सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से बनने वाला है।
सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनने वाला है, ए की वजह से बनने वाला। तो यहाँ पे पी ए बोलेंगे हम लोग। तो पी ए जो होगा ना वो ए का वाष्प दाब होगा। तो ए का बिलियन में वाष्प दाब, बिलियन में वाष्प दाब, याद रखिएगा इसको। और इसका वैल्यू हम लोग पी ए लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर केवल शुद्ध विलायक लेते हम, अगर मान लो खाली हम लोग ए ले लेते, तो खाली अगर ए आप लोग लेते बाबू, तो ए के चलते वाष्प बनता। तो यहाँ पे बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे ये सारा का सारा ए है, ये सारा का सारा ए है, ठीक है, ए है। तो इस सबके चलते ना वाष्प बनेगा, सबके चलते वाष्प बनेगा। तो आप देख सकते हो कि ये इस बार जो वाष्प बन रहा है वो ज़्यादा वाष्प बनेगा, क्योंकि हर जितने भी तत्व है ना, जितने भी यहाँ पे यौगिक है, सबसे वाष्प बन रहा है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा वो पी नॉट ए होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ए का विलायक ए का वाष्प दाब है, विलायक ए का वाष्प दाब है। तो दोनों में फर्क क्या है बताओ, यहाँ पे ए अकेले है और वहाँ पे ए और बी दोनों है। तो पी ए भी है और पी नॉट ए है। तो हमेशा याद रखना कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए होगा। और यहीं पे हम लोग पी नॉट ए माइनस पी ए जो करते हैं ना, जिसको कि हम लोग डेल्टा पी भी बोलते हैं, इसी को वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। वाष्प दाब का अवनमन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है। तो आप बोल सकते हो कि विलायक जब अकेले होता है तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, और जब विलयन बन जाता है जिसमें कि एक अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो अवाष्पशील विलय की वजह से कुछ वाष्प नहीं बनता है और जगह भी छेकता है, जिसकी वजह से नेट जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और इसी वाष्प दाब की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि इस विलयन का, ये जो विलयन बना है, इस विलयन का वाष्प दाब किस चीज़ पर निर्भर करेगा। ये हमारा क्या है, विलयन है, और ये बताओ क्या है, तो ये विलायक है। तो दोनों में फ़र्क समझ लीजिएगा आप लोग। एक विलायक है, विलायक क्यों है, क्योंकि इसमें केवल ए है, ए मतलब क्या है, खाली विलायक है। तो पी ए जो होगा वो किस पे निर्भर करेगा, तो पी ए निर्भर करेगा केवल एक्स ए पे, ठीक है बाबू। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ए का वाष्प दाब, मतलब ए का वाष्प दाब किस पे निर्भर करेगा, तो एक्स ए पे निर्भर करेगा। कहने का मतलब कि ए का मूल अंश जितना ज़्यादा होगा उतना ही वाष्प दाब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप हटा के लिखते हो तो पी ए बराबर आप लिख सकते हो के इंटू एक्स ए। अच्छा एक बात बताओ बाबू, यहाँ पे अगर एक्स ए का वैल्यू 1 ले लिया जाए तो एक्स बी का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि केवल ए है और बी नहीं है। तो पी का मान बताइए, पी ए का मान क्या हो जाएगा, पी नॉट ए होगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी नहीं है। तो बस इसी की वजह से यहाँ बी भी है तो पी ए बोल रहे हैं, और बी जब गायब हो जाए तो पी नॉट ए बोलेंगे। यानी यदि एक्स ए 1 हुआ तो पी ए का वैल्यू आप लोग बाबू पी नॉट ए लिख सकते हो। तो अब बताओ, वही इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं। तो पी नॉट ए बराबर के इंटू एक्स ए की जगह 1 रख लो, यानी के बराबर आ गया आपका पी नॉट ए। और अगर के बराबर पी नॉट ए आया तो आप यहाँ के पे रख दीजिए। तो बोलिए पी ए बराबर के जगह रखा हमने पी नॉट ए इंटू बोलो क्या एक्स ए। तो ये हमारा वाष्प दाब हो गया। ये विलायक ए का विलयन में वाष्प दाब है, विलायक ए का विलयन में वाष्प दाब। या फिर आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हो ना कि ये विलयन का वाष्प दाब है, क्योंकि इसमें ए की वजह से ही वाष्प दाब बनने वाला है। तो या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। तो आज के बाद याद रखिएगा इस बात को कि अगर किसी ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब निकालना है तो वो जो होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर होगा। जो बात ना समझ में आए वो दोबारा सुन लीजिएगा। यहाँ से मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ कि पूछा जाए कि पी ए मतलब ए का वाष्प दाब किस पे निर्भर करता है, तो एक्स ए पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा ए का मूल अंश होगा उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब होगा। तो इस समानुपाती स्थिरांक को जैसे आप हटाओगे
तो के आएगा, और आप लिख सकते हो PA बराबर के XA। यदि XA 1 ले लिया जाए कुछ देर के लिए तो XB इसका मतलब 0 है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी विलयन में मूल अंश का योग हमेशा 1 होता है, और ये अकेले 1 हो रहा है, इसका मतलब उसका पार्टनर 0 है, नहीं है। और अगर ये नहीं है बाबू तो ये केस बन रहा है, क्योंकि B गायब हो गया सारा का सारा, तो PA जो हो जाएगा वो P0A के बराबर होगा, और P0A किसके बराबर? तो K इंटू 1 के बराबर, K इंटू 1 के बराबर। तो K बराबर आपका क्या हो गया? P0A हो गया। तो अब K का वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो PA बराबर P0A इंटू XA। तो इस तरह से आप एक देख भी रहे हैं कि PA क्या है बताओ। तो PA जो है वो विलायक A का विलयन में वाष्प दाब है, या बोल सकते हो कि विलयन का वाष्प दाब है। P0A क्या है? तो A का विलायक रूप में, शुद्ध रूप में वाष्प दाब है, और XA क्या है बोलो? तो XA मोल अंश है। नोट कीजिए। तो देखो PA बराबर क्या आ गया? तो PA बराबर P0A इंटू XA। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। PA क्या है बोलो? तो विलयन का वाष्प दाब लिख भी लीजिए, अगर जिनको नहीं ध्यान रह रहा है, विलयन का वाष्प दाब। और ये जो P0A है ना, वो विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और XA जो है ना, ये मोल अंश है, A का मोल अंश। A मतलब तुम्हारा हो गया है विलायक। तो PA बराबर P0A इंटू, एक बात बताओ, XA प्लस XB 1 होता है क्या? तो XA प्लस XB बराबर 1 कितनी बार पढ़ा चुके हैं। तो XA बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस XB। तो P0A इंटू 1 माइनस XB लिख सकते हो। XA की जगह यहाँ से देख लेना सब। तो PA बराबर आप लिख सकते हो P0A माइनस P0A इंटू XB। देखो इसको खोल दे रहे हैं। अब बताओ, इसको इधर अगर आप भेजते हो तो P0A इंटू XB बराबर P0A माइनस PA। और कुछ देर पहले मैंने बताया है कि ये विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है। विलयन, ये किसका वाष्प दाब है? तो ये विलयन, देखो वहाँ पे लिखा हुआ भी है, विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब। तो ये कमी कहा जाता है। मतलब आप जान लो कि अवाष्पशील विलय अगर आप मिलाते हो तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, और इसको वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। तो यहाँ से इसको हम लोग वाष्प दाब का अवनमन भी बोल सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको बराबर वाष्प दाब का अवनमन। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वाष्प दाब का अवनमन निकालो, किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो तुम्हें निकालना होगा P0A इंटू XB। XB क्या है? तो B का मूल अंश, और P0A क्या है? तो विलायक A का वाष्प दाब। अगर आप P0A को इधर भेजते हो तो बोलो XB बराबर क्या हो जाएगा? P0A माइनस PA बटा में P0A। तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का क्या बोलते हैं जी? आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक वर्ड क्यों लाया गया है? ऊपर में अवनमन था, वाष्प दाब का अवनमन, लेकिन यहाँ पे एक आपेक्षिक वर्ड ले रहे हैं क्योंकि ये विलायक के केस में हो रहा है, विलायक के तुलना में हो रहा है। तो XB को बोलेंगे विलेय का मूल अंश। XB को क्या बोलेंगे? विलेय का मूल अंश। तो यहाँ से एक लाइन भी ये याद रखिएगा कि ये आपका हो गया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दे रहे हैं, लिखते हैं। देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। विलेय के
मूल अंश के बराबर होता है। इसे रावल का नियम कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं? रावल का नियम कहते हैं। न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी उपयोग करेंगे इसको, हम लोग का नियम कहते हैं। या रावल का नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और ये बोलता है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो है वो उसके अपने घटक का मूल अंश का समानुपाती होता है। तो हम लिख देते हैं उसको भी, रावल का नियम। विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है। मतलब वाष्पशील होगा विलयन का वाष्प दाब, उसमें उपस्थित वाष्पशील विलायक, क्योंकि यहाँ पे तो विलेय है नहीं ना, विलेय तो तुम्हारा अवाष्पशील है। तो विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित वाष्पशील विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है। इसे रावल का नियम कहते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 बार VVI कर लीजिएगा। रावल का नियम कई बार पूछ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो क्या लिखोगे बताओ? P0A माइनस PA बटा में P0A बराबर XB को आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है पहले से, NB बटा में NA प्लस NB। तो एक सूत्र आपका ये भी बनता है। तो ये भी याद रखना है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को विलेय के मूल अंश के बराबर कर दिए, और मूल अंश को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक और हम लोग एक साधारण सूत्र तुम्हारे सामने ले आ रहे हैं। अगर इसका तुम्हें ये करना पड़े, इसको अगर पलट दे हम लोग, तो P0A बटा में P0A माइनस PA बराबर NA प्लस NB बटा में NB। अच्छा, ये करके, और ध्यान देना ये हम पलट चुके हैं दोनों को। पलटने के बाद इधर भी -1 कर दें और इधर भी -1 कर दें, तो यहाँ से क्या आएगा बताइए आप लोग? तो आप देख सकते हो आएगा आपका P0A माइनस P0A प्लस PA बटा में P0A माइनस PA। देख लेना, यहाँ पे 1 लेना होगा, और यहाँ पे NA प्लस NB माइनस NB बटा में NB। तो NB कट गया और P0A भी कट गया। तो यहाँ से एक सूत्र आपके सामने आ रहा है, लिखोगे PA बटा में P0A माइनस PA बराबर NA अपॉन में NB, NA बटा में NB। तो एक बार और पलटी कर दीजिए बाबू। तो ऊपर में लिखेगा P0A माइनस PA बटा में PA बराबर NB बटा में NA। तो देखो, पिछले वाले सूत्र में और इस सूत्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे ये सूत्र और ये सूत्र आप मिला लो बस। तो यहाँ पे NB बटा में NA प्लस NB है, और यहाँ पे हम NB बटा NA खाली कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसको हम लोग उपयोग करेंगे। एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत सारा न्यूमेरिकल इससे बनेगा। और ये रावल के नियम का इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इधर हमने बस आपको इतना ही बताया है कि रावल का नियम क्या है। मेन चीज़ यहाँ से यही आपको निकलता है निष्कर्ष, कि रावल का नियम है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है, या फिर विलयन का वाष्प दाब जो होता है उसमें उपस्थित वाष्पशील विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। यानी विलायक का मूल अंश जितना ज़्यादा होगा, उस विलयन का ये वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। और ये एक न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला तीनों याद कर जाइए। तीनों में से किसी को उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसके अलावा एक और यहाँ से भी याद कर लीजिए, ये भी आपके काम का चीज़ है। अगर आपसे खाली वाष्प दाब का अवनमन पूछता है तो विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटाएंगे, और वो P0A इंटू XB के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कीजिए।
यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि एक बार पलट रहे हैं, पलटने पर ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। इसको पलटा जा रहा है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लिख लेंगे, दोनों तरफ पलटने पर, पलटने पर। और फिर यहाँ पे भी दोनों तरफ पलटने पर, क्योंकि यही बात भूल जाता है लोग। तो सूत्र हमारा याद रखना होगा और इस पे क्वेश्चन बनेगा, नोट कीजिए।